ट्यूमर आमतौर पे मैं जब बोलता हूँ तो हिंदी में बोलते हैं गांठ। जो गांठ होती है उसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं। एक कैंसर होता है, दूसरा बिना कैंसर के होता है। ठीक है। तो कैंसर वाले जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं क्योंकि वो फैल जाते हैं और वो जानलेवा होते हैं जल्दी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। उनके अलग अलग कारण होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के। एक तो खुद के ट्यूमर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे फेफड़े में है। फेफड़े में सांस रोकने वाली संभावना रहती है क्योंकि वो सांस की जो मेन नली होती है उस पे जाके अटक जाए तो वहां होता है, प्रॉब्लम होता है। ब्लीडिंग हो सकती है उन चीजों से। दूसरा चीज ये लोकल प्रॉब्लम बोलते हैं। दूसरा चीज होता है कि इसका स्प्रेड हो जाए और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए। तो ये दो तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं ट्यूमर की वजह से, जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, जो उनमें कैंसर नहीं है, उनमें क्या होता है, वो ग्रो करते रहते हैं और वो सांस में दिक्कत लाते हैं आपके लिए। तो दो तरीके के ट्यूमर्स होते हैं mainly। खून की उल्टी आ सकती है। जब खांसी करते हैं, खांसी में खून आ सकता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। पेशेंट लेके बोलता है कि कल मैंने खांसी किया और खून निकला। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। छाती में दर्द हो सकता है, जैसे मान लो कोई ट्यूमर बाहर फैल रहा है तो उसकी वजह से छाती में दर्द हो सकता है। और दूसरा चीज हो सकता है कि सांस फूल रहा है बार बार और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ये कॉमन कंप्लेंट्स आती है पेशेंट्स के। फेफड़ों में जो मेन कारण होता है वो सिर्फ अगेन स्मोकिंग होता है। ठीक है। आजकल हालांकि हम देख रहे हैं कि कम कम उम्र में बिना स्मोकिंग के भी ट्यूमर्स आ रहे हैं, बट लगभग लगभग 90% ऑफ पेशेंट्स में स्मोकिंग का हिस्ट्री रहता है। तो दूसरा चीज है हमारे पोल्यूशन, विच इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। These two are the main factors for cancers. There are other conditions, some genetic mutations होते हैं उनकी वजह से होता है। lot of the genetic mutations which can cause family history होता है, जैसे कि घर में किसी को लंग कैंसर हुआ तो उनके घर में कैंसर होने की संभावना होती है। और स्पेसिफिक रेस, जैसे मान लो एशियन रेस में ज्यादा है लंग कैंसर का कंपेयर टू द वेस्ट। लंग कैंसर की जो है, जैसे मान लो एक आदमी ने 20 साल से ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग की है तो उनमें संभावना होती है 20% चांस ऑफ एक लंग कैंसर डेवलप होने का। तो उसको लेके हम क्या कर रहे हैं, हम अर्ली सीटी स्कैन करा के देख रहे हैं। ठीक है। ताकि पेशेंट को हम ऑफर कर रहे हैं कि आप अगर इतने सालों से स्मोकिंग किया है तो आपका बनता है कि एक सीटी स्कैन करके देख ले कि आपको कुछ कैंसर तो नहीं है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हाँ है या नहीं है। तो लगभग 20% पेशेंट्स में ऐसे कैंसर निकलते हैं। ये पेशेंट्स है जिनको कोई तकलीफ नहीं है। ये पेशेंट आ रहे हैं कोई और, मतलब हेल्थ चेकअप के लिए आजकल तो हेल्थ चेकअप का बहुत कॉशियसनेस है, बहुत अवेयरनेस है। तो ये चीज में हम लोग हेल्थ चेकअप में देख रहे हैं कि नियरली 20% ऑफ पेशेंट्स आर हैविंग कैंसर। अगर हमें बिनाइन लग रहा है और हमने सारे जांच कर ली, सारे जांच परख ली, हमने हमने देखा कि हाँ बायोप्सी भी करके देख ली और बायोप्सी में भी बिनाइन आया तो छोड़ सकते हैं। बट अगर कैंसर की थोड़ी भी शंका है तो उसमें बेहतर ये रहता है कि आप सर्जरी करके उसका क्योर कर दो। जैसे मान लो एज्ड पीपल होते हैं जिनमें ट्यूमर आता है तो उनमें रेडियोथेरेपी का भी रोल होता है, जो इसमें रेडियोथेरेपी से क्योर हो जाते हैं पेशेंट। तो ये भी नया चीज देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास। सर्जरी के लिए हमारे पास कई सारे विधान हैं। एक तो हम लोग अभी लेटेस्ट जो है हम लोग रोबोटिक का कर रहे हैं। एक छोटा सा कट करके उसमें हम रोबोट का पूरा अंदर इंस्टॉल करके हम सर्जरीज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्टल रोबोटिक सर्जरी। इसमें सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि पेशेंट का रिकवरी जो है बहुत फास्ट होता है। हम देखते हैं कि तीन दिन में पेशेंट घर जा रहा है, हफ्ते 10 दिन में पेशेंट काम पे वापस काम काम कर रहा है। दूसरा होता है वैट्स, जो वीडियो असिस्टेड टोर्कोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें ये सिमिलरली टू लैप्रोस्कोपी है। पेट में जो करते हैं उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, छाती में करते हैं तो वैट्स बोलते हैं। ये एक होता है। और थर्ड होता है ट्रेडिशनल जो सर्जरी होते हैं, वो होता है ओपन सर्जरी, जो हम लोग पहले सीखते हैं हमारे ट्रेनिंग में। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ती है तो हम लोग नए नए टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करके वी रीच इनटू न्यूअर लेवल्स। तो ओपन सर्जरी इज ऑलवेज द थिंग विच इज देयर एज अ बैकअप। हम लोग आजकल ओपन सर्जरी डायरेक्टली नहीं करते अनलेस कोई ऐसा इंडिकेशन हो जहाँ पे हमें ओपन सर्जरी की जरूरत है, वरना हम लोग दूरबीन से या रोबोटिक से ऑपरेशन करते हैं। जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के पहले हम लोग कुछ जांच करते हैं, उससे पता चल जाता है कि इस फेफड़े के इस विभाग को निकालने से आदमी को कितना परेशानी होता है
और वो परेशानी वो कॉम्पेंसेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये हम पहले ही देख लेते हैं, कुछ टेस्ट करा के, और उसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस आदमी का ना लाइफ ठीक रहता है सर्जरी के बाद, और इस आदमी को दिक्कत आती है। जिस पेशेंट को दिक्कत आती है, उनको हम पहले बता देते हैं कि आपको ना ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके फेफड़े का जो फंक्शन है वो 100% नहीं है। जैसे मान लो एक पेशेंट का हाइट और वेट के हिसाब से अगर 80% भी उसका काम चल रहा है, 80% तक उसका परफॉर्मेंस है, तो इवन हम लोग 15% लंग निकालेंगे तो भी 65% रहता है। तो दैट्स अ गुड इनफ लंग। एनीथिंग ओवर 60% इज अ गुड फंक्शन। अगर उससे भी कम है आदमी का फंक्शन, जैसे मान लो पेशेंट को एम्फाइसीमा है और ट्यूमर भी निकला, तो उन पेशेंट में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनमें ऑलरेडी कमजोरी रहती है, उनके फेफड़े इतने अच्छे से काम नहीं करते रहते, उनके बहुत सारी तकलीफें रहती है। तो एकदम से आप सर्जरी कर दो, फिर उनको और मुश्किलें पड़ जाती है। तो ये एक बहुत जजमेंटल कॉल रहता है। ऐसे ऐसे मामले में हम बोलते हैं कि अगर आपको सर्जरी नहीं टॉलरेट हो रहा है तो आप रेडियोथेरेपी दें। मरीज को सर्जरी से पहले बहुत सारे चीजों को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। एक तो उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, एक तो हम उनका योगा का क्लासेस लगाते हैं, और उनको हम लोग वॉकिंग और गुड नाइट न्यूट्रिशन, ये सब चीजों का पहले ध्यान रखते हैं। ताकि ये हम इसलिए करते हैं ताकि उनका जो ऑपरेशन के बाद जो क्षमता होती है वो बढ़ जाए, उनको टॉलरेंस बढ़ जाए उनकी। तो वो हम पहले ही देख लेते हैं ताकि हमें ऑपरेशन के बाद दिक्कत ना आए। और एक बार ऑपरेशन हो गया एंड इफ थिंग्स आर बेटर, तो फिर उनको आईसीयू में भी नहीं रखते। जैसे आज सर्जरी हुआ, हम लोग उसी दिन शाम में उनको रूम शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो अपने घर वालों के साथ रहे, थोड़ा सा उनके घर वाले थोड़ा मोटिवेट करें, हम भी मोटिवेट करें, और उनको उसी दिन टहलाए, उसी दिन उनको वॉकिंग कराए, अगला दिन वो आराम से बैठे रहे, कॉफी पीते हैं, दे डू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट डे।